इतने प्रयासों के बाद भी यूक्रेन और रशिया युद्ध खत्म क्यों नहीं हो रहा? कारण बहुत से हो सकते हैं, मगर जो मुख्य कारण ये है कि यूरोपियन देश रशिया की कमजोरियों को भांप चुके हैं। इस युद्ध के शुरुआती दौर से ही धीरे धीरे ये लगने लगा था कि रशिया की जो युद्ध कौशल है, जो प्लानिंग है, उसमें भारी कमी है। अब क्योंकि रशिया ने आक्रमण किया है, यूक्रेन के ऊपर किया था, और यूक्रेन की सहायता यूरोपियन देश कर रहे हैं। अगर उनको मालूम होता कि यूक्रेन बहुत जल्दी उनके हथियार देने के बाद भी घुटनों पर आ जाएगा और रशिया इस वार में हावी हो जाएगा या हो जाता था, तो ये वार 5 दिन में बंद हो सकती थी। मगर यूरोपियन कंट्रीज को ये लग गया कि ये सुनहरा मौका है जब रशिया जैसी पावर को ध्वस्त किया जा सकता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि रशिया सुपर पावर है, ये हार नहीं सकता। भाई क्यों नहीं हार सकता? कोई नाम से तो कुछ सुपर पावर ठप्पा लगने से ये नहीं है कि आप दुश्मन आपको जीतने देगा। रशिया तब भी पावर था, वो कितना बड़ा विशाल देश था जब 1905 में जापान ने रशिया को हराया था। वो युद्ध मंचूरियन प्रांत में लेकर हुआ था। कुछ द्वीप थे, कुछ झगड़ा था आपसी। जापान ने रशिया को कई प्रपोजल दिए थे, मगर रशिया ने, और ये युद्ध जापान ने रशिया को केवल ग्राउंड पर नहीं, समुद्र में भी हरा दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात अभी ना करते हुए कन्वेंशनल वेपन्स की बात करें, पारंपरिक हथियारों से युद्ध लड़ा जा रहा है, तो रशिया हार कहां जाएगा? रशिया तो हारा पड़ा है। यूक्रेन ने रशिया के अंदर उसकी रिफाइनरी 30% से ऊपर उसकी तेल क्षमता बर्बाद कर दी है। 30% के आसपास उसके जो वारशिप्स थे वो या तो 100% डुबो दिया या फिर कुछ उसमें से बर्बाद किए। मेरे प्यारे दोस्तों, युद्ध में किसी भी दुश्मन को छोटा न मानकर चलना चाहिए। रशिया के लीडर्स, खासतौर से पुतिन, इस फैसले को लेकर कि यूक्रेन पर उसने जो आक्रमण किया, मन ही मन पछता रहे होंगे, मगर वो इस बात को एज ए लीडर, एज ए रशियन कंट्री हेड, वो एडमिट नहीं कर सकते। अब बात यहां तक पहुंच गई है कि सभी को लग रहा है न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होने के बाद क्या होगा, यह अलग बात है, लेकिन इस विषय में यूक्रेन रशिया के कब्जे में नहीं आ रहा है। आपको याद होगा 3 साल से ज्यादा युद्ध हो गया है, अभी भी चारों में से कोई प्रदेश, डोनास्क, लुहांस्क, खैरसोन, ज़ैपोरिज़िया 100% रशिया के कब्जे में नहीं है। कोई 90% है, कोई 70% है, कोई 80% है। पूरे यूक्रेन की बात छोड़ो, वो उन प्रदेशों को भी 100% कब्जे में नहीं ले सका है। क्रीमिया, ब्रियांस्क और बेलगरोद में रशिया को बहुत नुकसान यूक्रेन ने पहुंचाया है। उसके अलावा जो रशियन की इंटीरियर टेरिटोरीज हैं, रिफाइनरीज हैं, ड्रोन फैक्ट्रीज हैं, एयरक्राफ्ट फैक्ट्रीज हैं या ऑयल डिपोज हैं, उनको भी जलाकर खाक किया है। यूक्रेन की जो बम्बार्डमेंट है, जो अटैक है, वो सटीक है, जबकि रशिया कई बार अंदाजे से ही अटैक करता देखा गया है।
आपने नोटिस किया होगा कितने दिन से यूएस का हवाई जहाज यूक्रेन के ऊपर नहीं जाता है। सारा युद्ध ड्रोन से या फिर कुछ मिसाइल छोड़कर कर रहे हैं, जबकि कहा यह जाता है कि यूक्रेन एंटी एयरक्राफ्ट या डिफेंस एयर डिफेंस से सिस्टम से जूझ रहा है, भारी कमी है। उसके बावजूद भी रशिया के हवाई जहाज फाइटर प्लेन्स यूक्रेन में जाते हिचकिचाते हैं। अब हो क्या रहा है, एक दिन यूक्रेन हमला करता है, दूसरे दिन बोला जाता है कि रशिया ने बदला लिया है। बात बदले तक आ गई। इतना बड़ा इम्बैलेंस कंट्रीज में, कहाँ यूक्रेन कहाँ रशिया, बराबर का बदला चल रहा है। ये हार नहीं रशिया की, ड्रॉबैक नहीं तो क्या है। बड़े बड़े वार एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि रशिया नाटो पर हमला कर देगा, यूरोपियन कंट्रीज को, यूरोप को हमला कर देगा, इस्टोनिया बाल्किन कंट्रीज पे हमला कर देगा। उसका आप सोचो, उसकी लड़ाई यूक्रेन में, उसका लड़ाई संभल नहीं रही है, तो जिस वो देश फिर दूसरे किसी और देश पर हमला कैसे करेगा? ये क्या मानसिकता है, ये क्या तर्क है? रशिया एस्टोनिया पर हमला कर देगा, फिनलैंड ले लेगा, स्विट्जरलैंड पर हमला कर देगा। छोटे कंट्रीज हैं मगर नाटो का दखल है। मैं नहीं समझता अगर यूक्रेन रशिया वार बंद भी हो जाए तो रशिया आगे 20 साल तक इस छोटे देश पर हमला नहीं करेगा। इतना कड़वा सच उसके सामने आ गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, शांतिपूर्ण स्थिति में डिफेंस मजबूत करना, हथियार बनाना, ये करना एक तरफ, मगर जरा झटके में पता लगता है युद्ध में दिमाग की आवश्यकता, चालाकी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। चालाकी और धोखेबाजी में यूरोपियन देश से आगे रशिया नहीं है, और सभी यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन के साथ है। बहाना यह है कि रशिया पूरे यूरोप पर कब्जा कर लेगा। रशिया की पॉलिसी एक्सपेंशनिज्म है, अगर अब नहीं रोका गया तो यूरोप में घुस जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। रशिया को वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। मैं तो पहले से बोलता हूं, ऑल यूरोपियन कंट्रीज एंड इंक्लूडिंग यूएसए, they do not want to see bigger countries in the world. That's why the Russia, China and India, all three countries, US and their allies, they see them as their competent in the world politics and world warfare. यही कारण है कि चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे भारत हो, वो उसको तोड़ना चाहते हैं। सवाल ये है, चाइना में क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना कठोर प्रतिबंध लगाता है और वो इनकी पॉलिटिक्स को उनकी ग्राउंड में घुसने नहीं देता, तो चाइना तोड़ना उनको थोड़ा मुश्किल लगता है। रशिया में भी कमोबेश कम्युनिज्म है, हालत वहां भी ऐसी है, नाम की डेमोक्रेसी है, मगर समस्या है भारत के साथ। भारत के साथ बिना लड़े यूएस और उसके एलाइज कोशिश करते रहते हैं कि डेमोक्रेसी के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर, ह्यूमन राइट्स के नाम पर भारत में समस्या उत्पन्न करती रहनी चाहिए, और भारत को दिन पर दिन इस संदर्भ में तोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान एक मोहरा बनता है। चाइना का भी हालांकि ये मिशन है कि इंडिया कमजोर रहे, मगर यूएस दोस्ती की भूमिका निभाते निभाते दुश्मनी का काम करने पर भारत के साथ बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। वो बात अभी टैरिफ के रूप में सामने भी आ चुकी है।
यूएस लीडर्स के, जो गवर्निंग गवर्नमेंट्स के लीडर्स हैं, उनके स्टेटमेंट भारत के खिलाफ अच्छे नहीं आ रहे, उनकी हकीकत सामने आ रही है। अच्छा हुआ दिन जल्दी निकल गया, भारत की आंख खुली। अब धीरे धीरे यूएस को इसके फॉलआउट्स भी नजर आने लगेंगे। अब सवाल यह है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकेगा कब? मैंने बोला रशिया को हारना पड़ेगा। हारने का मतलब क्या है? वो जो क्लेम करता है कि डोनेट्स्क, लुहांस्क मेरे को चाहिए और क्रीमिया को मेरा क्षेत्र डिक्लेयर होना चाहिए, वर्ल्ड उसको माने, यूक्रेन नहीं तैयार होगा। आखिर युद्ध कब तक चलेगा? अब सवाल यह है रशिया कब डिसाइड करेगा कि उसको न्यूक्लियर वार करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, रशिया कंफ्यूजन की स्थिति से गुजर रहा है। रशिया कई बार विचार कर चुका है न्यूक्लियर वेपन्स का, लेकिन वो वेपन का इस्तेमाल करना उसके हाथ में है, लेकिन उसके बाद की स्थिति अनियंत्रित हो सकती है। यूएस और नेटो कंट्री रशिया को बर्बाद कर सकते हैं। नुकसान यूरोप को भी होगा, मगर रशिया का टिके रहना भी मुश्किल होगा। रशिया अगेन डिसइंटीग्रेट हो सकता है, तो वो जोखिम और भी मुश्किल होगा। इसलिए रशिया कोशिश कर रहा है कन्वेंशनली वार से ही यूक्रेन पर काबू पाया जाए। हकीकत ये हो गई है इस टाइम पुतिन ज्यादा इंटरेस्ट लेता है कि कुछ सीज फायर हो जाए, समझौता हो जाए बनस्पत जेलेंस्की। वो बोले या ना बोले, लेकिन रशिया को जरूरत है कि उसकी इज्जत बचे। मगर यूक्रेन के पीछे जो कंट्रीज हैं वो ऐसा होने नहीं देंगे। यूएस की भूमिका भी कुछ खास नहीं रही है। उसकी दोगुली नीति पर किसी को ट्रस्ट नहीं है। एक तरफ वो वार शांति की बात करता है, दूसरी तरफ वो यूक्रेन को हथियार देता है, इनपुट्स देता है, सैटेलाइट इमेज देता है, प्लानिंग देता है और वाया यूरोप यूक्रेन को हर हथियार और पैसा देने के लिए तत्पर है। होगा क्या? होगा वही कि ये वार क्या थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा सकती है? मेरा मानना है जरूर जा सकती है। और इसमें क्योंकि अभी कॉलोनिज्म नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ था? वार तो यूरोप में हुई थी, मगर दूसरे कंट्रीज के पर ब्रिटिशर्स की या अदर कंट्रीज की, फ्रेंच की, इटालियंस की, स्पेन की, पुर्तगाल्स की, अफ्रीकन और एशिया में कॉलोनिज्म था, तो उनकी सेनाएं भी इस वार में भाग लिया था। लेकिन अगर ये युद्ध हुआ इस बार, तो शायद हो सकता है यूरोप में ही हो और दूसरे जो बड़े कंट्रीज, एशियन कंट्रीज हैं, शायद वो इन्वॉल्व ना हो। मगर ये वार उस तक पहुंच सकती है धीरे धीरे जब उनको भी इन्वॉल्व होना पड़े। भारत की कोशिश है कि वो शांति का स्टैंड लेकर न्यूट्रल पोजीशन अपना कर रखे, मगर जैसे यूएस का रवैया हुआ है, शायद यूएस भी किसी तरफ भारत को धकेलने में कामयाब हो सकता है, भारत को भी किसी एक का पक्ष लेना पड़ सकता है। लेकिन अभी उस बारे में कहना जल्दी होगी। मगर ये वार का जो रुख है वो अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। इस उम्मीद के साथ हो सकता है कुछ 2-3 महीने, ये तो मेरा विश्वास है, अगर ये युद्ध समाप्त होना होगा तो 2025 के अंत तक हो जाएगा, अन्यथा ये दूसरा रूप लेगा जो इससे भी भयंकर हो सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।